हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डू यू नो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? फर्स्ट इज व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम मीन्स बहुत चीज़ों का ग्रुप जिसके अगर एक भी पार्ट को निकाल दिया तो उसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाए, उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाए, उसी को सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेस्पायरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उन सभी ऑर्गन के ग्रुप को ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। विदाउट ऑक्सीजन के क्या रेस्पिरेशन के कोई मायने हो सकते हैं? रेस्पिरेशन लेते हैं क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाए। तो ये कैसा प्रोसेस होता है? ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट इज इसमें मिलता क्या है? तो जो हमें रेस्पिरेशन से मिलता है बच्चे, वो मिलता है हमें ऊर्जा तथा उष्मा। ऊर्जा मतलब जो भी हम सांस लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी को उष्मा भी मिलती है। अब देखते हैं बच्चे कि किसमें कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे सभी जितने भी जीव होते हैं सब में सेम टाइप के ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, सब में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे कि जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें क्या कौन सा जो सिस्टम होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं किससे? तो नोज से। पहले हमको भी लगता था कि हम लोग को लगता था कि नोज अगर बंद कर लिया जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इस मीन कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है वो नोज होता है। फिर समझ में आ गया अगर नोज को भी हम लोग बंद कर ले अपने, तो क्या हम माउथ से सांस नहीं ले सकते? तो माउथ ले सकते हैं। इसका मतलब ना हमारा मुंह और ना ही हमारा नोज, ये दोनों हमारा श्वसन अंग नहीं है। ये सिर्फ एक रास्ता है जो एयर को पहुंचाता है। और जो मेन हमारा श्वसन अंग है वो है बच्चे लंग्स। क्या है? जो हमारा लंग होता है वो मेन होता है, जिसको फेफड़ा बोलते है। मतलब जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनका मेन श्वसन अंग होता है वो होता है लंग्स। लंग्स के द्वारा लेते हैं सांस। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स से, छोड़ते हैं तो लंग्स से। तो हमारा मेन जो होता है बच्चे वो लंग्स ही होता है। नोज और माउथ तो सिर्फ एक रास्ता होता है एयर को पहुंचाने का। दूसरा होता है बच्चे कीट। जो भी कीट होते हैं वो आखिर कैसे सांस लेते हैं? उनमें लंग्स होता है कि नहीं? तो उनमें लंग्स नहीं होता है। वो अपने श्वास नली, जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, ट्रैकिया हमारे में भी होता है और उनमें भी होता है। तो डायरेक्ट उनके गले के पास जो ट्रैकिया होता है उस ट्रैकिया के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन करते हैं। थर्ड इज जलीय जीव। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो जल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, आखिर वो कैसे लेते हैं? तो जो वाटर में रहते हैं बच्चे लाइक फिश वगैरह, वो अपने गिल्स से लेते हैं। किससे लेते हैं? तो वो अपने गिल्स से सांस को लेते हैं। थर्ड इज जो फोर्थ आपका है मेंढक। मेंढक कैसे लेता है? तो मेंढक जो होता है बच्चे, उसके पास जब वो टैडपोल्स होता है, बहुत छोटा होता है, तब वो गलफड़े से लेता है। छोटा छोटा होता है तो उसको टैडपोल्स कहते हैं। जब एक देता है मेंढक और वो धीरे धीरे छोटे छोटे होते हैं, उनके बच्चे जब निकलते हैं तो वो बच्चे, उनको टैडपोल्स कहा जाता है। और वो टैडपोल्स जो होते हैं वाटर में रहते हैं तो उनके पास गिल्स होते हैं, गलफड़ा होता है, उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं और जब वो ऊपर ग्राउंड पे आते हैं तो वो अपने लंग्स से लेते हैं, मतलब उनके पास लंग्स भी हो जाता है। देन जब वो मिट्टी के अंदर, कभी कभी देखते हैं आप लोग ठंडी वंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते वो, तो ठंडी में क्या ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। तो उस टाइम में वो क्या करते हैं? अपने स्किन से, चारों तरफ की स्किन से, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा ऑक्सीजन होता नहीं, तो वो अपने स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। तो मतलब जो मेंढक होता है वो तीनों तरह से रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स से, गिल्स से एंड स्किन, ये तीनों से कर सकता है। अब देखते हैं बच्चे कि जो ब्रीदिंग क्या होता है। व्हाट इज ब्रीदिंग? डू यू नो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होता है? जिसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब हमने सांस को अंदर लिया फिर छोड़ दिया, अंदर लिया फिर छोड़ दिया। इस अंदर लेने के और बाहर निकालने के प्रोसेस को ही ब्रीदिंग कहते हैं या फिर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब गैस को अंदर लेना प्लस बाहर छोड़ना, इन प्रोसेस को कहते हैं हम ब्रीदिंग या फिर श्वासोच्छ्वास। अब ये श्वासोच्छ्वास कितने फेज में कंप्लीट होता है? तो इसके 2 फेज होते हैं। अंदर लेने को इंस्पायरेशन एंड बाहर एग्जिट करने को एक्सपायरेशन। इनसे समझ में आ रहा होगा बच्चे, अंदर लेना, और इससे समझ में आ रहा है कि बाहर छोड़ने के प्रोसेस को और इंस्पायरेशन को हिंदी में निश्वसन कहते हैं और एक्सपायरेशन को हिंदी में निःश्वसन कहते
हैं। अब देखते हैं बच्चे कि जब हम सांस लेते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं हम, तो उस टाइम में कौन से गैसों का विनिमय होता है, मतलब कौन से गैस अंदर जाते हैं और कौन से गैस बाहर आते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे टोटल एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो ना है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना है तो 78%। तो जितना एटमॉस्फेयर में है जितना परसेंट, उतना ही परसेंट तो बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसलिए जो हमारा नाइट्रोजन होता है 78% होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, तो ये पूरा जाता है 78%। और फिर फर्दर वापस भी आ जाता है। नाइट्रोजन जो होता है ये बॉडी में, बॉडी इसको डायरेक्ट नहीं ले सकती है, इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो नाइट्रोजन आपका होता है बच्चे वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये इसको डायरेक्ट बॉडी हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये जितना जाता है उतना वापस आ जाता है। सेकेंड इज ऑक्सीजन। डू यू नो हाउ मेनी परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है तो 21%। और 21% ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर में तो जाएगा भी कितना 21%। और 21% जाता तो है पर वापस सिर्फ आता है 17%, क्योंकि जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन के लिए ही तो हो रहा है। हमारी बॉडी को किसकी नीड है? ऑक्सीजन की नीड है। तो ज़्यादा तो ऑक्सीजन 21% है, लेकिन वापस कितना आता है 17%, मतलब लगभग 4% वो बॉडी में रह जाता है। अब देखते हैं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%, पर बॉडी से बाहर कितना आता है तो बॉडी से बाहर आता है 4%। अब ये देख लो भरपाई हो गई, जितना ऑक्सीजन रुक गया था बॉडी में उतना कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया। तो इसको याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन होता है वो जाता कितना है 78%, आता कितना है 78%। ऑक्सीजन कितना जाता है तो 21%, पर आता कितना है 17%, 4%। बस याद रखिएगा कि 21% जाता है 17% आता है, मतलब 4% रुक जाता है तो वही 4% की भरपाई कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है, पर आता कितना है बच्चे? आता है 4%। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं बच्चे कि जो हमारा श्वसन मार्ग होता है वो कौन कौन सा होता है, मतलब कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के जिसके थ्रू ये एयर पास करता है बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले है नासा छिद्र। नासा छिद्र का मतलब जो हमारा नोज़ होता है उसमें जो छेद होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करने का पहला ऑर्गन होता है वो होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र के थ्रू ही एयर हमारी बॉडी में सबसे पहले इंटर करता है। अब इस नासा छिद्र का काम क्या होता है? इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता। होता है क्या कि इसमें छोटे छोटे हेयर लगे होते हैं। जो हमारा नासा छिद्र है इसमें देखे होंगे सबके नोज़ में छोटे छोटे हेयर लगे होते हैं, बाल लगे होते हैं। और ये बाल क्या करते हैं हम, क्योंकि जो हमारा एयर आता है वो प्योर होके तो आता नहीं है, बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे पार्टिकल, धूल पार्टिकल्स, कण वगैरह होते हैं, तो उनको रोकने का काम करता है। मतलब जो हेयर होता है वो उनको रोक लेता है ताकि जो हमारी बॉडी में जाए वो सिर्फ एयर ही जाए। तो नासा छिद्र में सिर्फ एयर होता है और इसका काम होता है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने का। उसके बाद हमारा नासा कपाट में जाता है। जो हमारा एयर होता है वो नासा कपाट। नासा कपाट क्या होता है? नासा छिद्र के जस्ट बाद वाला जो पार्ट होता है जहाँ यहाँ पे एक हड्डी लगी होती है, इस पे मारने पे जो चोट लग जाता है बहुत तेज़ से, उसको नासा कपाट कहते हैं। और ये नासा कपाट में क्या होता है? इसमें म्यूकस का लेयर लगा होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। मतलब अगर आपको सर्दी भी नहीं हुआ है, अपने नोज़ में अगर फिंगर डालते हैं तो आपको चिपचिपा सा कुछ फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नासा छिद्र होता है उसमें हेयर तो होते हैं जो रोकने का काम करते हैं, लेकिन कुछ थेथर होते हैं, डस्ट पार्टिकल, जो बॉडी में हमारे एंटर करने की फिर भी कोशिश करते हैं। तो इनको ये म्यूकस क्या करता है? चिपका देता है कि भैया तुम इधर ही रुको, हम जा रहे हैं। बाकी एयर जो होता है वो बॉडी में प्योर होकर के चला जाता है, सारे डस्ट यहाँ पे चिपक जाते हैं। ये होता है नासा कपाट। अब नासा कपाट के बाद जो हमारा एयर होता है वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है फेरिंग्स में, जिसको ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स जो आपका होता है जिसको हल्लक कहते हैं, ये माउथ को ओपन करने के बाद जो लास्ट टिप होता है उसी को फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स ही हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जिसमें फूड भी जाता है और गैसेस भी जाती है, एयर भी जाता है और फूड भी जाता है। सिर्फ ये वाला एक ऐसा पार्ट होता है। अब देखते हैं बच्चे की लैरिंग्स। उसके बाद जो फेरिंग्स से होते हुए हमारा गैस कहाँ जाता है? लैरिंग्स में जाता है। और लैरिंग्स में जाने के बाद
लैरिंग्स जिसको स्वर तंत्र कहते हैं, जो आपके गले में होता है, जहाँ पे वॉइस बॉक्स भी होता है आपका, तो ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाने के बाद ये ट्रैकिया में जाता है। कहाँ जाता है बच्चे? तो ट्रैकिया में जाता है। जो ट्रैकिया आपका है, ये वाला पार्ट, इसको ट्रैकिया कहते हैं। और इसमें बहुत सारे सी शेप के कार्टिलेज लगे होते हैं, मतलब ये बोन्स होते हैं पर बहुत कमज़ोर बोन्स होते हैं, जिनको कार्टिलेज कहा जाता है। थोड़े वीक बोन्स होते हैं, इनको कार्टिलेज कहा जाता है। और ये सी शेप के होते हैं, जो हमारे ट्रैकिया में लगे होते हैं। और ट्रैकिया में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि मान लो अगर एयर नहीं है पाइप में, तो पाइप जो है वो सिकुड़ जाएगा, फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए पाइप ना सिकुड़े, इसलिए इसमें सी शेप के कार्टिलेज लगे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद यहाँ ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं बच्चे? इसको ब्रोंकाई कहते हैं। जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है ना, एक इधर एक और एक इधर, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, छोटे छोटे निकल जाते हैं इसके ब्रांचेस। इसको ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ब्रोंकियोलस के अंदर जो देख रहे हैं आप लोग, ये गुच्छे की तरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, इसको एल्वियली कहते हैं। और यही जो मेन पार्ट होता है एल्वियली, यही जो होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो इसी एल्वियली में होता है। मतलब नासा छिद्र से स्टार्ट हुआ, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, उसके बाद आपका फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकिया, और वहाँ से होकर के एल्वियली तक पहुँचा हमारा ऑक्सीजन। और इसी एल्वियली के पास रहते हैं आपके ब्लड, और वो ब्लड क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ चले जाते हैं बच्चे? तो ये लेके चले जाते हैं ब्लड में, और ब्लड लेके चले जाते हैं, सेल्स को दे देते हैं। और ये सेल्स किसको देते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के अंदर ग्लूकोज बनता है, और इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो फुल जो प्रोसेस था अल्टीमेटली वो क्या था? हमें एनर्जी देना, जिसके लिए इतना सारा प्रोसेस होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले याद रखिएगा, भूलिएगा मत, नासा छिद्र में नासा का पार्ट, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकिया, देन एल्वियली, एंड ब्लड में ब्लड क्या करता है? सेल्स को देता है। सेल्स किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन हुई वो पार्ट होता है जो ब्लड की ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है, और पकड़ करके हमारे सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं, सबको दे देता है, भैया तुम ले लो, भैया तुम ले लो, भैया तुम ले लो। और सारे सेल्स अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया को दे देते हैं कि लो भैया तुम चलाओ तुम क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के दौरान तुम बनाओ एनर्जी, और बॉडी को तुम दो एनर्जी। के बच्चे जब कभी कभी हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हमें हिचकी क्यों आता है? क्यों हमारे मुंह से कभी कभी देखते हैं नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते खाना बाहर वापस आ जाता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो हमने जैसे पढ़ा है बच्चे कि हमारा जो फूड होता है वो हमारे फेरिंग्स से होकर गुजरता है। फेरिंग्स मीन्स हल्लक होता है, और हल्लक या फेरिंग्स ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जिसमें एयर और फूड दोनों जाता है। एक अब ये ऐसा पार्ट होता है जिसमें दोनों जाता है, तो दोनों जाता है फेरिंग्स के रास्ते, सही बात है। पर इसके बाद फेरिंग्स के बाद ये पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फेरिंग जो होता है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक में एयर जाता है और एक में फूड जाता है। और इसको पार्ट को डिवाइड करने के लिए बीच में एक लगा होता है ईपीग्लॉटिस। क्या लगा होता है बच्चे? तो ईपीग्लॉटिस लगा होता है। और ये ईपीग्लॉटिस लाइक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं सड़कों पे और कहते हैं कि रेड लाइट जल गई आप रुक जाइए, या फिर ग्रीन लाइट हो गई तो आप चले जाइए। तो ऐसे ही हमारा ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, मतलब वो देखता है और उसको सिग्नल देता है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है कि सिग्नल देता है कि देखो भैया अब आ रहा है तुम्हारा फूड, अब तुम क्या करो, फूड पाइप को खोल दो, एयर वाले को बंद कर दो। और जैसे ही एयर आता है वैसे कहता है एयर वाले को खोल दो और फूड पाइप को बंद कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है जो हमें सिग्नल देता है, हमारे ईपीग्लॉटिस को सिग्नल देता है, वही क्या होता है, बिजी हो जाता है।
अब बिजी क्या होता है बेचारा, आपकी लापरवाही की वजह से होता है। खाते खाते आप कहीं ख्यालों में खो जाते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर किसी से बात करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को कर लेते हैं बिजी। अब आप कर लिए ब्रेन को बिजी, तो उसका खामियाजा कौन उठाता है? वो उठाता है बेचारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बेचारा टुकुर टुकुर देखते रहता है और ऊपर से आवाज़ लगाता है कि मालिक क्या आ रहा है, बताइए ना, फूड आ रहा है कि एयर आ रहा है। अब मालिक तो कहीं और बिजी हैं। अब मालिक बिजी हैं तो बेचारे ये उसका खामियाजा उठाता है। अब ना ये इधर का होता है ना उधर का होता है, तब तक फूड धड़म से गिर जाता है। अब ये सोचता है फूड आ रहा है कि एयर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, कन्फ्यूजन में तब तक धड़म से आ जाते हैं फूड आते हैं तो फूड पाइप में जाते हैं, पर कुछ एयर में भी घुस जाते हैं, क्योंकि एपिग्लॉटिस ने एयर वाले पाइप को बंद नहीं किया था। और इसकी वजह से एयर वाले में जैसे घुसते हैं तो नीचवा से जो आपका लंग्स होता है वो आवाज़ लगाता है कि मालिक की तो गड़बड़ चीज़ आ रहा है, तो इसको क्या करिए, धक्का दीजिए। तो सारे ऑर्गन जितने भी होते हैं एयर वाले, वो क्या करते हैं, नीचे से धक्का देते हैं और उस फूड को बाहर निकालते हैं ताकि वो फूड वाले पाइप में चला जाए। तो थोड़ा बहुत अगर जाया रहता है तो वो तो चला जाता है, हिचकी वगैरह आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा फूड जो होता है एयर वाली पाइप में आ जाता है, तो मालिक लोग कुछ तेज से ही धक्का लगा देते हैं और इसकी वजह से ये क्या होता है, पूरा नाक के मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आने लगती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिचकी वगैरह क्यों आता है, क्यों गले में फंसता है फूड वगैरह, इसकी वजह से, एपिग्लॉटिस की वजह से। और एपिग्लॉटिस नहीं रिस्पॉन्सिबल है आप। इसीलिए पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि खाते टाइम एटलीस्ट किसी से बात मत कीजिए, लेकिन वो तो किसी को मानना नहीं है। आजकल के लोग तो मोबाइलों में बिजी रहते हैं, आधा खाएंगे, आधा मोबाइल देखेंगे, आधा दिमाग उसमें बिजी कर लेते हैं। बाद में कहते हैं कि अरे हमको तो हिचकी आ रहा है, हमको कोई याद कर रहा है। अब इनको क्या पता कि कोई आपको नहीं याद कर रहा है, आप ही पागल बन के घूम रहे हैं। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम जो होता है हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो हमारा डायफ्राम होता है बच्चे, जैसे ही हम सांस को लेते हैं, इनहेल करते हैं, वैसे ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, लंग्स के जस्ट नीचे होता है, और वो क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिससे हम सांस को अच्छे से ले पाते हैं। और जैसे ही हम लेते हैं तो बाहर निकालने के लिए भी तो प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो वो प्रेशर कौन देता है, वो देता है डायफ्राम। वो लंग्स को पुश करता है, धक्का देता है, और लंग्स क्या करता है, आपके एयर को बाहर निकालने का काम करता है। तो डायफ्राम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एयर को लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जैसे ही एयर को निकालने की बारी होता है डायफ्राम ऊपर आ जाता है। अब देखते हैं बच्चे, कभी कभी कुछ लोग का देखे होंगे कि कहीं से गिर गए, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें ना हाथ टूटता ना पैर टूटता, कुछ नहीं होता है। बस पता चलता है कि डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, हम बचा नहीं सकते इनको, ये ख़त्म है, बाय बाय टाटा इनका हो गया। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका एक्चुअली में डायफ्राम ही टूट जाता है। अब सोचो कि जो डायफ्राम हम सांस ले रहे थे नीचे जा रहा था, अब नीचे तो गया डायफ्राम, लेकिन ऊपर नहीं उठा, उनका तो राम नाम सत्य हो गया। तो उनका जब ऊपर नहीं उठा तो आप ही ऊपर उठ जाएंगे। अगर आपका डायफ्राम नहीं ऊपर उठेगा तो आप ही ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए डायफ्राम को अपने बचा के रखिए, और थोड़ा बाइक वगैरह धीरे चलाइए ताकि आपका डायफ्राम ना टूटे, आप बचे रहें। तो डायफ्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लंग्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने हिचकी के बारे में पढ़ा, ऑलमोस्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने ख़त्म कर लिया। तो आई होप आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो फिर से लाएंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।